लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है और यह समझा जाता है कि जन्म से पहले 5,000 रुपये खर्च करना 5 लाख खर्च करने से बेहतर है। सुनने में बहुत तकलीफ जरूर होता है, लेकिन लड़कों को दहेज लाने वाले एसेट्स के रूप में देखा जाता है। वहीं लड़की परिवार पर वित्तीय बोझ मानी जाती है। फीमेल इन्फेंटिसाइड वर्ल्ड वाइड द केस फॉर एक्शन बॉय द UN ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लड़कियों को अनअफोर्डेबल इकोनॉमिक बर्डन के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण लगभग 117 मिलियन लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है और इसका मुख्य कारण है दहेज प्रथा। तो आइए समझते हैं दहेज प्रथा के इस हिडन ट्रूथ को कि कैसे इसके चलते भ्रूण हत्याएं बढ़ गई हैं। आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई और अब की तारीख में हालात क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की, और ये आंकड़े केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा द्वारा राज्यसभा में दहेज हत्या को लेकर पेश किया गया था, जिसमें बताया गया है कि देश में 2017 से 2021 के बीच रोजाना करीब 20 दहेज हत्याएं दर्ज की गई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन सबसे अधिक 6 मौतें दर्ज की गई हैं। 2017 से 2021 के बीच देश में 35,493 दहेज हत्याएं हुई हैं। और राज्यसभा में दी गई लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि 2017 में 7,466, 2018 में 7,167, 2019 में 7,141, 2020 में 6,966 और 2021 में 6,753 हत्याएं हुई थी। और इन 5 सालों में सबसे अधिक 11,874 दहेज हत्याएं उत्तर प्रदेश से दर्ज की गई, जिसमें हर दिन लगभग 6 मौतें हुई थी। इसके बाद बिहार में 5,354, मध्य प्रदेश में 2,859, पश्चिम बंगाल में 2,389 और राजस्थान में 2,244 दहेज हत्याएं हुई हैं। तो अब बात करते हैं इसकी शुरुआत की। तो इसकी शुरुआत हुई थी उत्तर वैदिक काल में। वैसे उस काल में ये प्रथा इतनी बुरी नहीं थी और अथर्ववेद के अनुसार दहेज प्रथा को वहतू के नाम से जाना जाता था। उस समय लड़की के पिता उसे ससुराल विदा करते समय कुछ तोहफे देता था, जिसे वहतू कहते थे, और यह सिर्फ अपनी खुशी के लिए दिए हुए तोहफे होते थे और इसे दहेज नहीं माना जाता था। इन तोहफों में क्या दिया जाएगा ये पहले से डिसाइडेड नहीं हुआ करता था। इस वहतू पर लड़की के पति और उसके ससुराल वाले किसी का भी कोई मालिकाना अधिकार नहीं हुआ करता था। अगर कोई पिता अपने बेटी को वहतू नहीं देती, तब भी उसके ससुराल वाले उनसे वहतू की मांग नहीं कर सकते थे, और न ही शादी के बाद लड़की को वहतू के लिए परेशान किया जाता था। फिर उत्तर वैदिक काल के वहतू को मध्यकाल में स्त्री धन का नाम दिया गया। स्त्री धन भी वहतू के जैसा ही था। इसमें भी लड़की के पिता अपने पुत्री को शादी के बाद तोहफे देकर विदा करता था। इस स्त्री धन को देने का उद्देश्य यह होता था कि ये उनके बुरे समय में काम आएगा, और इस स्त्री धन में केवल लड़की का ही मालिकाना हक होता था। इस प्रथा को राजस्थान के संपन्न परिवारों के राजपूतों ने ज़्यादा बढ़ावा दिया था। इनके पीछे उनका मानना था कि वो जितना ज़्यादा पैसा लड़की की विदाई में देंगे, उतनी ही उनकी मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके बाद दहेज प्रथा की शुरुआत हुई, जिसमें स्त्री धन शब्द गायब ही हो गए, और आज के इस मॉडर्न जमाने में दहेज प्रथा एक ऐसा रूप ले चुकी है जिसमें लड़की के माता पिता और परिवार वालों की इज्जत दहेज में दिए गए धन के ऊपर डिपेंड करता है। आजकल लड़के वाले भी एकदम खुलकर शादी के लिए दहेज की मांग करते हैं और दहेज में मुँह मांगे संपत्ति और पैसे मांगते हैं, और उन्हें इस बात पर कोई शर्म नहीं आती कि वो अपने बेटे को दहेज के नाम पर धन के लिए बेच रहे हैं। और अब हालत ऐसे हैं कि परंपरा के नाम पर लड़की वालों को बेइज्जत किया जाता है, उन पर ज़्यादा खर्च करने के लिए दबाव डाला जाता है, उन्हें असहाय और मजबूर महसूस कराया जाता है। इस प्रथा से संपन्न परिवारों को कोई दिक्कत नहीं है। वह इसे एक इन्वेस्टमेंट के रूप में मानते हैं, जिससे वह 10-15 साल में कमाया जाने वाला धन एक बार में ही लड़की वालों से दहेज के नाम पर हड़प लेते हैं, और दहेज ना मिलने पर लड़की को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, और कई बार तो उन्हें सुसाइड करने पर ही मजबूर कर देते हैं, और कई बार खुद ससुराल वाले ही लड़की की जान तक ले लेते हैं। और हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ऐसी ही एक घटना सामने आया है, जहां 21 मई 2023 को अंजलि यादव नाम की एक लड़की की शादी विक्रम नाम के लड़के से हो जाती है। दोनों की शादी को महज 17 दिन ही हुए थे कि 7 जून को विक्की ने अंजलि की चाकू से गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी, और ये हत्या थी दहेज के लिए। दरअसल 6 जून की रात को अंजलि ने अपने घर वालों को फ़ोन करके कहा कि आप मुझे लेने आ जाओ, ससुराल वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। लेकिन रात ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सुबह आने को कहा। अंजलि का भाई रुपेश देपालपुर से 7 जून की सुबह महू के लिए निकला।
रुपेश जैसे ही धारनाका में स्थित अंजलि के ससुराल में पहुंचा तो चिल्लाने की आवाज आने लगी। रुपेश ने ऊपर जाकर देखा तो विक्रम हाथ झटक कर घर से बाहर निकल गया। कमरे के अंदर अंजलि घायल अवस्था में पड़ी थी। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था और साथ ही पूरे फर्श में खून फैला पड़ा था। इसके बाद तत्काल घर वालों को फोन करके मामले की जानकारी दी। रुपेश अंजलि को अस्पताल ले गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शादी से पहले मांगे 2 लाख और गाड़ी के लिए टॉर्चर किया। अंजलि के चाचा ओम प्रकाश यादव ने बताया कि लगन के एक दिन पहले 16 मई को विक्रम के पिता हमारे घर आए और कहने लगे कि दहेज के रूप में 2 लाख रुपये देने होंगे। हमने रुपयों की व्यवस्था करने के लिए एक दिन का समय मांगा। अगले दिन फिर लड़के वालों के परिवार देलापुर आया। हमने उन्हें 2 लाख रुपए दिए और 21 मई को शादी हुई। इसके अगले दिन से ही अंजलि के ससुराल वाले उन्हें गाड़ी और अन्य सामान के लिए टॉर्चर करने लगे। लेकिन अंजलि यादव का यह अकेला मामला नहीं है। ऐसे कितने ही अंजलि हैं जो रोज दहेज के लालची लोगों के चक्कर में अपनी जान गंवा देती है और ये आंकड़े सच में हैरान करने वाला है। और इस दहेज प्रथा के कारण भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण की संख्याओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और इसीलिए कहते हैं कि 5,000 खर्च करना 5 लाख खर्च करने से बेहतर है। और आज की तारीख में दहेज हत्या एक ऐसा अपराध बन गया है जिसके कारण उसके अपने घर ही सबसे असुरक्षित जगह बन गई है। और ये काफ़ी शर्म की बात है कि दहेज और उनसे जुड़े हत्याओं के मामले में भारत पहले नंबर पर आता है और इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान इस लिस्ट में शामिल है, जहां दहेज हत्या एक बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन सवाल ये आता है कि दहेज हत्या को खत्म करने के लिए क्या कोई कानून है? तो इसका जवाब है हाँ, और इसे आपको जरूर जाननी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी आपके अलावा और भी लोग जाने तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब आते हैं मुद्दे पे। तो सबसे पहले 1961 में कोंगू करके दहेज प्रथा को रोकने के लिए पहली कोशिश की गई थी। दूसरा, IPC सेक्शन 498A के तहत अगर हस्बैंड या ससुराल वाले दहेज की मांग करते हैं तो 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। नंबर 3, सेक्शन 406 के तहत अगर लड़की का हस्बैंड या ससुराल वाले उसका स्त्री धन उसे देने से मना करते हैं तो इस स्थिति में भी जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। नंबर 4, इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज लेना और देना दोनों अपराध माना जाता है और ये गैर कानूनी है। अगर कोई दहेज का लेन देन करता है या फिर इसमें सहयोग करता है तो 5 साल की जेल और 15,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर किसी लड़की के शादी होने के 7 साल के अंदर सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाए और जांच में साबित हो जाए कि मृत्यु से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था तो IPC के सेक्शन 304B के तहत लड़की के हस्बैंड और ससुराल वालों को 7 साल से लेकर जिंदगी भर की जेल भी हो सकती है। जिसमें से एक कारण सबसे कॉमन है जिसे आप स्कूल में हमेशा हर निबंध में लिखते आए होंगे, वो है शिक्षा की कमी। आज भी हमारे देश में ऐसे कई जगह हैं जहाँ शिक्षा पहुँची नहीं है और पहुँची भी है तो वहाँ के लोग बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं, जिसके कारण लड़कियों को उनके खुद के अधिकारों के बारे में ही पता नहीं होता है कि किस स्थिति में उनको क्या निर्णय लेना चाहिए। और कानूनी रूप से इतनी सारे पावर होने के बाद भी वो असहाय महसूस करती है और ये सब शिक्षा की कमी ही है। दूसरा है पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्ता एक अन्य सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुष श्रेष्ठ होता है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया भर में इसे श्रेष्ठ स्तर दिया गया है, जहाँ महिलाओं को वोट डालने या परिवार के भीतर अपनी राय देने की भी अनुमति नहीं थी। लेकिन पुरुष समाज में एक श्रेष्ठ भूमिका के रूप में अपनी स्थिति निर्धारित करता है। तीसरा है लालच। शिक्षा, करियर और धन की साजिश के लिए दहेज का रास्ता निकाला जाता है। इस प्रकार उन्हें जीवन भर रोटी कमाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उन्हें जीवन भर के लिए दहेज के रूप में धन प्राप्त हो जाता है। चौथा है सामाजिक स्थिति। भले ही भारत में विवाह प्रस्ताव को अत्यधिक सम्मान का मामला माना जाता है और दुल्हन के परिवार की सामाजिक स्थिति को नुकसान भी पहुंचाता है। इस प्रकार अपनी सामाजिक स्थिति की रक्षा के लिए परिवार अपनी वित्तीय स्थिति को देखभाल किए बिना दहेज की मांग स्वीकार कर लेता है। फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस प्रथा को रोकने के लिए कोई उपाय हैं? तो इसका भी जवाब है हाँ। जैसे दहेज प्रथा के खिलाफ समाज में जागरूकता लानी चाहिए और यह काम ग्राम पंचायतों द्वारा समय समय में ग्राम सभा या बैठक के आयोजन करके किया जा सकता है। इसमें खास करके गांव या पंचायतों की पढ़ी लिखी महिलाओं को खासा ध्यान देना चाहिए और इस विषय में विशेष पहल करनी चाहिए। दूसरा है दहेज निरोधक कानूनों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए और इस जानकारी के विस्तार के लिए समय समय पर समाचार पत्रों और पॉम्पलेट के द्वारा लोगों को जागरूक करना चाहिए। तीसरा है लव मैरिज।
जी हाँ, लव मैरिज। लव मैरिज में दहेज की कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि उसमें परिवार वालों की सहमति भी नहीं होती है, और जहाँ सहमति भी होती है लेकिन दहेज की कोई मांग नहीं होती है। और अक्सर बहुत से लव मैरिज अंतर जातीय होते हैं, जिस कारण ये प्रथा चलन में और नहीं आ सकता है। बाकी इस कुप्रथा के लिए आपके मन में क्या ख्याल है, हमें कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी अगर आप भी सहयोग करना चाहते हैं ऐसी जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने में, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।